नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाबहस में और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। अभिनंदन की वतन वापसी में बस थोड़ा ही समय बाकी है। लोग सुबह से जश्न में डूबे हैं क्योंकि ये एक नायक की, एक हीरो की वापसी है। और इस पूरी प्रक्रिया में जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को चारों ओर से घेर कर उसे अलग थलग कर दिया, उस कूटनीति को पूरी दुनिया मान रही है। पूरे विश्व में भारत की वाहवाही हो रही है। लेकिन देश में ही, जी हां, अपने ही देश में एक वर्ग ऐसा है, एक तबका ऐसा है, एक जमात ऐसी है जो अभिनंदन की वतन वापसी पर प्रधानमंत्री मोदी के बजाय इमरान खान यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शाबाशी दे रही है। तो रिपोर्ट देखिए और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अपने पीएम को दुत्कार और पाक वाले से प्यार क्यों। अपने हीरो का हार्दिक अभिनंदन करता देश। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीदे मूवी, इन बिखरे हुए तारों से कोई बात नहीं बनता। इसलिए अभिनंदन की रिहाई का जश्न देश भर में राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया जा रहा है। पूरा देश मोदी सरकार की मुहिम की तारीफ कर रहा है। ये बहुत बढ़िया काम करते हो, बहुत बढ़िया काम करते हो। माननीय मोदी प्रधानमंत्री, पार्टी नहीं आर्मी, और वो हमारे नौजवान जो लड़ रहे हैं, बस आज उनकी जय जयकार होनी चाहिए और कोई राजनीति इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। जो राजनीति लाएगा हिंदुस्तान उसको माफ नहीं करेगा। राष्ट्रीय पर्व सरीखे इस माहौल में राजनीति की रवायत नहीं बदली, विपक्ष का रवैया नहीं बदला। अभिनंदन की रिहाई पर शुक्रिया और मेहरबानी की रस्म तो सभी ने निभाई, लेकिन ज्यादातर ने इमरान खान की शान में कसीदे पढ़े और पीएम मोदी पर सवाल उठाए। बंगाल वाली ममता दीदी ने सब कुछ चुनावी बताकर एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे। उमर अब्दुल्ला ने अभिनंदन की रिहाई पर इमरान का आभार जताया। महबूबा मुफ्ती ने इमरान की शान में जमकर कसीदे पढ़े। केजरीवाल ने तो सबको पीछे छोड़ते हुए शहादत में लाशों वाली सियासत खोज ली। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 300 सीट लेने के लिए कितने लोगों को शहीद करोगे? हमारे कितने जवानों को शहीद करोगे? कितनी लाश और चाहिए तुम लोगों को? हमारे कितने जवानों के घर बर्बाद करोगे? कितने परिवार बर्बाद करोगे? कितने माँ के बच्चे छीनोगे? कितनी औरतों को बेवा करोगे? तुमको 300 सीट लाने के लिए। लानत है ऐसी पार्टी के ऊपर, लानत है ऐसी सरकार। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो फैसला आया आज वहाँ की पार्लियामेंट से, उन्होंने ऐलान किया कि विंग कमांडर अभिनंदन को कल घर वापस भेज दिया जाएगा। ये बहुत ही खुशाइंद खबर है। बहरहाल वैसे तो ये राजनीति जो न कराए वही अच्छा, लेकिन अभिनंदन की रिहाई पर पाकिस्तान के पीएम को ताली और अपने पीएम को गाली, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। सवाल ये है कि अच्छे काम की तारीफ क्यों नहीं। सवाल ये भी है कि अपने पीएम को दुत्कार और पाक पीएम पर इतना प्यार क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने महबूबा मुफ्ती को सुना। अरविंद केजरीवाल कम से कम इस बार सबूत नहीं मांगे उन्होंने, लेकिन आरोप जो लगाया उन्होंने कहा कि और कितनी कुर्बानी आपको चाहिए चुनाव जीतने के लिए, तो इसका भी मतलब आप समझ सकते हैं। तो इसी से जुड़ा हमारा सवाल है और आप हमेशा की तरह अपनी राय और अपने जवाब हमें ट्विटर हैंडल @महाबहस में भेज सकते हैं। तो आज का सवाल आपको बता दें, ये आपके सामने रहा। पीएम मोदी पर सवाल और इमरान खान की तारीफ, क्या ये उचित है? तो आपका अपना जवाब आप भेज सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी को यहां पर घेरना और जो वतन वापसी अभिनंदन की हो रही है उसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को देना, क्या ये सही है? तो हां, ना या पता नहीं, ये विकल्प आपके पास है और साथ में अपनी राय भी आप हमें भेज सकते हैं। तो चलिए इसी बड़े
मुद्दे पर आज की महाबहस शुरू करते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ में नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड एसी मिश्रा जी, बतौर रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता चंद्रभूषण पांडे जी, और साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता है प्रदीप सिंह, और देहरादून से हमारे साथ मेजर रिटायर्ड एचएस चौधरी बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सर, अमिताभ जी, दोहराना नहीं चाहूंगी क्योंकि पैकेज में हमने देखा कि किस तरह के सवाल रहे। महबूबा मुफ्ती को देखें, अरविंद केजरीवाल को देखें, तो जहां अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम चीन की बात करें, जो खास बनता था पाकिस्तान का, उसका रुख बदला है। सुषमा स्वराज को हमने अबू धाबी में सुना और तमाम देश हमारे साथ है। तो अपने ही घर से ये आवाजें कहां तक जायज हैं और क्या इनके मायने हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि आंतरिक राजनीति एक विषय है और किसी भी मुल्क के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कभी कभी जब उसको एक इकाई के रूप में अपने को दिखाना पड़ता है, दिखाना चाहिए। वहां पर संकट मुझे इस बार दिख रहा। सेना के शौर्य में कमी नहीं, गोला बारूद भी भारत के पास कम नहीं, लड़ाई लड़ने की ताकत भी है, क्षमता भी है, मंशा भी है, हैसियत भी है, बटुआ भी है। लेकिन आज ये विषय में बहुत क्षुब्ध होकर लेकर आया, और ये विषय इसलिए नहीं लेकर आया कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। ममता बनर्जी भी अगर प्रधानमंत्री होती तब भी मैं यही कहता जो आज कह रहा हूं। नरसिंह राव होते तो भी यही कहता, मनमोहन सिंह जी होते तो भी यही कहता। प्रधानमंत्री भारत का चेहरा। मैंने ममता जी को आज सुना, देश की बड़ी राजनेता हैं, उनका सम्मान है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, बड़ी मेजॉरिटी से जीती उनकी पार्टी। उन्होंने क्या कहा कि बालाकोट में मैंने ऐसी रिपोर्ट्स देखी जो बता रही वहां कोई मरा ही नहीं, उसका प्रमाण दो, लाशें दिखाओ मुझे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब, उन्होंने कहा कि 300 सीट पाने के लिए हुकूमत हिंदुस्तान ने पुलवामा में 40 जवान मरवा दिए। मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं, पिछले 1.5 दिन से पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर मिस्टर साहब, जितनी बार इमरान खान का वक्तव्य नहीं चला उससे ज्यादा बार केजरीवाल साहब का चला है जियो पर। यही वक्तव्य वो बार बार चला रहे हैं, दबा के चला रहे हैं, और वो कह रहे हैं देखिए हिंदुस्तान का एक मुख्यमंत्री खुद कह रहा है कि ये पॉलिटिकली लाभ पाने के लिए पुलवामा कराया गया। यानी केजरीवाल जी का वक्तव्य पाकिस्तान के लिए टेस्टिमोनियल हो गया। उमर अब्दुल्ला साहब, उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला साहब, और मेरे उत्तर प्रदेश के दर्शक कहेंगे कि भाई इसमें उत्तर प्रदेश का कुछ टच कम आया, तो उनके लिए भी बता दूं, अपने प्रदेश में भी ऐसे महान आत्माएं ना हो ऐसा नहीं है। चंद्रशेखर जी की सरकार में केंद्र में मंत्री रहे रामजी लाल सुमन, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, चुनाव लड़े भी हैं और अब की फिर लड़ेंगे। उन्होंने भी कहा कि ये जो घटना हुई बालाकोट की ये फर्जी है, और अगर असली है तो लाशें दिखाओ मुझे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, वो भी मंत्री रहे, विनोद सिंह और पंडित सिंह, उन्होंने भी कहा कि ये फर्जी है। अब बताइए, नरेंद्र मोदी से आपकी अदावत है, ठीक है, 2-2 हाथ करने हैं चुनाव के मैदान में भाजपा से, अच्छी बात करो, सबको हक है। लेकिन सेना के पराक्रम पर आप सार्वजनिक रूप से ऐसा सवाल खड़ा करके पाकिस्तान के हाथ में औजार क्यों दे रहे हैं?
ये ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं किया, न कांग्रेस ने, न सपा ने, न बसपा ने। ये इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन था। आप उसको फर्जी करार दे रहे हैं। 40 जवान शहीद हुए पुलवामा में, और भारत के एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि चुनाव के चक्कर में मरवा दिए 40 लोग ताकि सीटें आ जाएं। उन जवानों के परिजन जब इस बात को सुनने होंगे तो उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। पाकिस्तान को मुंह मांगी मुराद मिल गई। और एक मुझे लगा कि इस पर चर्चा आज हो जानी चाहिए। एक डिबेट शुरू हो गई। कहा गया इमरान खान दूसरे महात्मा गांधी हैं, नेल्सन मंडेला हैं। बाप रे बाप, गौतम बुद्ध ने बता दिया। मैं मानता हूं इमरान खान शांति के पक्षधर हैं, अमन के पैरोकार हैं। यह बात तब प्रमाणित होती जब वो हाफिज सईद को, मसूद अजहर को, दाऊद इब्राहिम को बाघा बॉर्डर पर लाके छोड़ जाते कि इनको ले जाओ। जब वो नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहते कि मैं इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वचन देता हूं, आज के बाद से पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई आतंकी शिविर नहीं रहेगा। अब दुनिया के लोग आए और निरीक्षण करें, मेरी बात की प्रामाणिकता देखें। क्या ऐसा उन्होंने कहा? नहीं ना। आज भी उनके विदेश मंत्री ने मसूद अजहर के नाम का उल्लेख बहुत सम्मान से किया। ऐसा लगा जिसे इनके चाचा जी हो। और उस मुल्क को, उसके प्रधानमंत्री को हम बता रहे हैं शांति के नए पैगंबर हैं। सियासत करिए। भाजपा के कपड़े कांग्रेस फाड़े, कांग्रेस के कपड़े भाजपा फाड़े, मुझे कोई लेना देना नहीं। जीत हार आपका नसीब। लेकिन सेना को तो बख्श दो भाई। भाजपा के विरोध में इमरान खान के पक्ष में खड़ा हो जाना तो ठीक नहीं, पाकिस्तान को औजार दे देना तो ठीक नहीं। कल को भाजपा के विरोध में मसूद अजहर को आदरणीय मसूद अजहर बोलने लगेंगे क्या? दिग्विजय सिंह जी तो एक बार बोल ही दिए थे, ओसामा बिन लादेन जी। बाद में माफीनामा हुआ। मिश्रा जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा, बाद में राजनीतिक बहस मित्रों के पास जाऊंगा। सेना ने एक पराक्रम किया। 48 साल बाद, जितनी मुझे जानकारी है, 48 साल बाद पाकिस्तान की वायु सीमा में दाखिल हुई भारतीय फौज, इंडियन एयरफोर्स। 71 के बाद वाजपेयी जी के समय में भी भारत ने उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं किया था, जबकि दबाव था। इतना बड़ा एक काम हुआ, दुनिया भर में सन्नाटा छा गया कि बाप रे बाप, भारत ऐसा भी कर सकता है क्या? अभी तक किसी को यकीन ही नहीं था, क्योंकि 48 साल में कभी दोबारा उस घटना की पुनरावृत्ति हुई ही नहीं। भारत को जख्म तो कई मिले, लेकिन वैसी स्थिति कभी नहीं बनाई। हमारे देश के 2 मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि वो साहब स्ट्राइक फर्जी थी, उसकी लाशें नहीं दिखाई इन्होंने। एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं पुलवामा तो इसलिए करा दिया। कोई इतना गिरा हुआ हो सकता है क्या कि अपने सैनिकों को मरवा दे? सेना के दिल पर क्या बीतती है एसी मिश्रा साहब, जब इस तरह के बयान सुनते हैं आप लोग? थोड़ा ये कहना चाहूंगा कि ये जो 71 से जो आपने कहा कि 46 ईयर्स के बाद में पहली बार हम गए, उस हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किया, उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क ये भी है कि उस बार जब हम गए थे, तब हम गए थे, हमारे ऊपर पहले आक्रमण हुआ था और उस आक्रमण को हम जवाब देने के लिए गए थे। और इस बार ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमने इस बार डिसाइड किया कि हम, अगर हमारे ऊपर में कोई भी परोक्ष या अपरोक्ष किसी भी तरह से कोई हमारे ऊपर अगर आक्रमण करेगा तो उसका हम जवाब देंगे, हम घुस के जवाब देंगे। और इसलिए इस बार का जो हमने LOC क्रॉस किया है, ये पिछली बार से अलग है ये, और इसको हम
एक बहुत बड़ा कदम मानते हैं और इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। जो आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए कह रहा है कि हम सब पीस चाहते हैं, बाकी देश भी जो है, जो अन्य देश जो पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहे हैं, उन्होंने भी यह महसूस किया है कि अगर अब भारत का साथ नहीं दिया गया तो संभवतः भारत इससे भी और कोई कड़े स्टेप ले सकता है और ये जो है लड़ाई एस्केलेट कर सकती है, बढ़ सकती है। तो इसलिए जरूरी है कि इसके बीच में मध्यस्थता की जाए। जी, मेजर एच.एस. चौधरी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, जब इस ढंग के सवाल आप लोगों के कान में गूंजते हैं कि हमारे ही मुल्क के बड़े पदों पर बैठे सियासतदान सबूत मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आर्मी का ऑपरेशन फर्जी है, तो क्या गुजरती है दिल पर, क्या महसूस होता है? जी, मैं देखिए, ऐसा है कि सेना ने अपना काम बहुत बखूबी से किया है। एयरफोर्स ने भी एक बहुत उत्कृष्ट काम किया है, गौरवपूर्ण एक काम किया है और देश को ये बताया है, देश को ही नहीं विश्व को बताया है कि हम सक्षम है कुछ भी करने के लिए अगर कोई हमारे ऊपर किसी प्रकार की इस प्रकार की आतंकी कार्रवाई करेगा। आज जो है सबको गौरव है अपनी सेना पे, वायुसेना पे, पूरे देश को। ऐसे समय पे देश के साथ और सेना के साथ खड़े रहने की बात है। जहां तक राजनीति का सवाल है, राजनीति में ऐसे सेना की कार्रवाइयों को और सेना को घसीटना बड़े दुखदपूर्ण बात है और ये राजनीति में जो है सेना को ये एक ही तरफ से है या दोनों तरफ से है, ये भी देखने वाली बात है। जो भी राजनीति हो रही है, राजनीति में ये जरूरी है कि मैं ये अनुरोध करूंगा कि ये सत्ता पक्ष को भी इस बारे में कहीं न कहीं इसमें संयम रखना पड़ेगा और जो सेना की जो कार्रवाई है उसको राजनीति में नहीं घसीटना होगा। जब बिल्कुल ठीक बात कही, सेना को बख्शो, बिल्कुल ठीक बात की चौधरी साहब आपने। अपना चुनाव लड़ो लेकिन सेना पर दया रखो भाई। एस बहल साहब भी है हमारे साथ। बहल साहब, वही सवाल जो मैंने बाकी दो डिफेंस के सेवानिवृत्त अधिकारियों से किया, वही सवाल आपसे। दुनिया मान रही कि बड़ी स्ट्राइक की भारत ने, एक बड़ा काम किया और हमारे देश के कुछ बड़े राजनेता कह रहे हैं कि ये तो फर्जी है। देखिए, जिस दिन मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की थी 16 साल की उम्र में, सबसे पहले चीज मैं अपने स्क्वाड्रन के अंदर जब गया तो एक चेटवोडियन प्रिंसिपल लिखा था वहां पे। उसका मतलब यह था कि द कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। देश सबसे पहले आता है किसी भी आदमी के लिए या किसी भी चीज के लिए। देन द मेन प्लेस्ड अंडर यू, जो आपके नीचे आदमी हैं, लोग आपके प्लेस्ड हैं, वो आते हैं। एंड यू कम लास्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। लेकिन राजनीति में मैं देखता हूं कि ये उल्टा है। द पॉलिटिकल लीडर कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। उसके बाद आता है उसकी पावर और उसके बाद आती है उसकी पार्टी। देश तो कहीं दिखता भी नहीं है उसके अंदर। और अगर ये बहुत ही दुखद सिचुएशन है आज कि अगर एक ऑपरेशन जो एयरफोर्स लेड और पूरी इंटीग्रेटेड ऑपरेशन था, उसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, जबकि क्लियरली कल ब्रीफिंग में बोला गया कि जब सही समय होगा तो वो सारी पिक्चर्स वगैरह जो थी, एविडेंस था, वो सब पेश कर दिया जाएगा जब गवर्नमेंट को राइट फील हो। लेकिन यहां पे राजनीति करने की बात नहीं है, क्योंकि ये देश अगर डिवाइड होगा ऐसे टाइम में, और नेशनल सिक्योरिटी पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए कि कहीं पे भी कोई डिवीजन हो, ताकि लोग उसका फायदा उठा सके, एक एनिमी उसका फायदा उठा सके। और दूसरी बात यह है, और बहुत अहम बात यह है कि जो इमरान खान है वो तो एक कठपुतली है। पूरी पावर तो सीधी की सीधी उनकी आर्मी की है, उनकी स्क्रिप्ट को वो रोज आगे पढ़ते हैं। और जो आर्मी हमारे देश में आग लगा रही है, एक कैंसर को फैला रही है और टेरर को प्रमोट कर रही है,
उसके लिए तो कोई दो शब्द भी नहीं बोले जाने चाहिए। हम सबको यूनाइट होके एक फेस फ्रंट करना है कि हमारा देश पहले आता है, उसके बाद कोई आएगा। जी, बहुत अच्छी बात कही बहल साहब आपने। मैं यहां एक छोटी सी टिप्पणी करके अपने राजनीतिक मित्रों के पास चलूंगा। देश की दोनों बड़ी पार्टियों के प्रतिनिधि मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी और कांग्रेस से भी। हमारे तीनों सैन्य अधिकारी, इनका ध्यान चाहूंगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने एक बड़ा ऑपरेशन किया बराक ओबामा के समय। दुनिया को में किसी को नहीं पता था, ठीक बात है, हमारा ऑपरेशन भी किसी को नहीं पता था। और करने के बाद ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के बाद उसकी बॉडी को अपने साथ ले गए और फिर उसका बताया जाता है कि जो किया वो सबको पता ही है, महासागर में उसको फेंक दिया ताकि कहीं कोई उसका निशान नहीं रहे। एक पत्रकार के नाते पूरी जिम्मेदारी और जवाबदारी से कह रहा हूं, खास तौर पर हमारे भारत के राजनीतिक दल सुने, अमेरिका में भी चुनाव होता है, वहां भी सत्ता की मारामारी है, वहां भी सियासत है, वहां भी पार्टियां हैं। किसी ने खड़े होकर बराक ओबामा से यह नहीं कहा कि ओबामा तुम झूठ बोल रहे हो, हमको फोटो दिखाओ। किसी ने कहा था क्या? और जानकारी दे दूं, अपने राजनीतिक दलों की जानकारी बढ़ा दूं, यूएस प्रेसिडेंट ने 3 लाइन का वक्तव्य दिया था बस ओवल ऑफिस से, 3 लाइन का, उसके बाद कुछ नहीं। किसी ने कहा कि पूरा डिटेल हमको समझाओ नहीं तो हम फर्जी बोलेंगे? नहीं कहा ना, लेकिन हम कहते हैं। प्रदीप जी, मनरेगा पर झगड़ो, शौचालय की संख्या पर झगड़ो, उज्ज्वला पर झगड़ो, बेरोजगारी पर झगड़ो, किसान पर झगड़ो, अधिकार है, लोकतंत्र है, इसका स्वागत। बेरोजगारी के आंकड़े लाओ, ये कुछ कहें, आप कुछ कहो, पलटवार करो, वार करो। लेकिन एक कैसी सियासत हो रही है मुल्क में कि कुछ बड़े राजनेता वो कह रहे हैं जो पाकिस्तान कह रहा है, एग्जैक्टली वही है। पाकिस्तान ने भी पहली टिप्पणी यही की थी कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है पुलवामा, क्योंकि हिंदुस्तान में चुनाव है, और वही बात भारत के एक मुख्यमंत्री ने कही थी। दूसरी मुख्यमंत्री ममता जी, वो कह रही ये तो बालाकोट का ऑपरेशन ही फर्जी। ये पाकिस्तान को गिफ्ट देने की होड़ चल रही है क्या प्रदीप जी? ममता जी, देश का एक एक नागरिक अपने भारत की सेना को सैल्यूट करता है, और कुछ नेतागण अगर कोई बयान देते हैं तो जनता उन्हें नजरअंदाज करती है, बल्कि खारिज कुछ नहीं है। हाँ, ये सभी लोग चाहते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर है भाई, ये ब्लॉक के नेता नहीं है ना, मोहल्ले टोले के नेता कहा कि चीफ मिनिस्टर है। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल मैंने कहा जनता खारिज करती है ऐसे बयानों को, लेकिन ये बात जरूर है कि जनता ये भी चाहती है कि शहीद जवानों की पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ना तो उनके नाम पर वोट मांगा जाना चाहिए, ना उनके खिलाफ कोई बयान देना चाहिए। आज सैल्यूट है भारतीय सेना को, सैल्यूट है धनोआ जी को। आज अभिनंदन भारत की सरजमी करने जा रही है। आज के समय निश्चित तौर पर भारत के पराक्रम पर कोई जो सवाल खड़ा करता है भारतीय सेना की, निश्चित तौर पर उसे नकारा जाना चाहिए। आज जरूर इस बात की बात है, हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लड़ रहे हैं आतंकवाद से, समाधान इसका जरूर आना चाहिए। इमरान खान ने कोई एहसान नहीं किया है, जिनेवा समझौते के आधार पर आज नहीं तो कल अभिनंदन को भारतीय सरजमी पर उन्हें देना ही था और देना पड़ता। आज दे रहे हैं, 2 दिन बाद देते। लेकिन क्या इमरान खान जी, आपने मसूद अजहर हमें दिया? क्या हाफिज सईद आपने हमें दिया? क्या दाऊद इब्राहिम आपने हमें दिया? इसलिए आतंकवाद के खिलाफ भारत लड़ता रहा है, लड़ता रहेगा।
लेकिन एक कोशिश होनी चाहिए कि अब जब ट्रंप जी 2 दिन पहले ये कहते हैं कि आपको गुड न्यूज मिलने वाली है और उसके बाद ये गुड न्यूज आती है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि 70 सालों से हमारी नीति रही है कि भारत और पाकिस्तान के मामले में द्विपक्षीय बातें होती रही हैं, इस पर किसी तीसरे देश की मध्यस्थता हमें लगता है सरकार नहीं की जानी चाहिए। ये कोशिश होनी चाहिए, एक करारा जवाब होना चाहिए कायर पाकिस्तान को और उसकी अय्या सेना को। बराबर हमारी सेनाओं ने उन्हें जवाब दिया है। ठीक है प्रदीप भाई, ठीक है। एक बात मैं कह के चंद्रभूषण जी के पास जाऊंगा। जो प्रदीप सिंह ने कहा वो हमारा सैद्धांतिक पक्ष रहा है कि बायलैटरल मामला है, लेकिन हर समझदार आदमी ये जानता है, राइट फ्रॉम पंडित जी, नेहरू जी टू नरेंद्र मोदी, वैश्विक ताकतों का रोल दुनिया भर में रहा है। ये कोई अटपटी और नई बात नहीं है, और ना अटपटी है न मैं पुराने उदाहरणों को याद रखना नहीं चाहता। और दुनिया अब एक गांव में तब्दील हो गई, यह भी ख्याल रखना जरूरी है। चंद्रभूषण पांडे, मैं बड़ा हैरान हुआ। जी। भारत मां का एक लाडला वापस लौट रहा, एक हिमालय जैसे शौर्य का प्रदर्शन करके, एक तकनीकी तौर पर वृद्ध हो चुके विमान से दुनिया के सबसे ज्यादा आधुनिकतम विमान को उड़ा देने का काम करने के बाद उसके स्वागत में पूरा देश एक साथ खड़ा हो, सारे राजनीतिक दल, उसकी बजाय मैंने देखा उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और दिल्ली तक तमाम राजनेता ऐसे खड़े हो गए जिन्होंने भारत की सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े करे, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप निपटो सुलझो, लेकिन सेना भारतीय जनता पार्टी का यूथ ब्रिगेड नहीं है ना, तो वो निशाने पर क्यों आए? ना वो युवा कांग्रेस है, सेना तो भारत की है, फिर उस पर निशाना क्यों? अमतार जी, निश्चित रूप से बहुत ही पीड़ादायी टिप्पणियां ये अभी सुनने को मिल रही है आज देश में, और एक ऐसे समय में मिल रही जब पूरी दुनिया आतंकवाद से परेशान है और आतंकवाद को नेस्त नाबूद करने का नेतृत्व भारत संभाल रखा है। और आज हम इस बात को लेकर भी सौभाग्यशाली हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स, 5 मेंबर इंक्लूडिंग चीन, इस पुलवामा की घटना की न केवल निंदा करता है बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई का संकल्प लेता है। जब हम एक ऐसे मोड़ पे खड़े, जब अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ऐसे देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसे दुर्दांत आतंकवादियों को नेस्त नाबूद करने की पहल करने के लिए वहां पे अपना कदम आगे बढ़ा चुके हैं, एक ऐसे समय में जब हमारा अभिनंदन जैसा योद्धा, जो शायद दुनिया के इतिहास को, अगर वायु सैनिकों के इतिहास में देखा जाएगा, शायद अद्भुत और अनोखा और एकमात्र ऐसा मिलेगा, जबकि एक जो अधुनातन विमान को ध्वस्त कर देता है, एक MiG-21 जो बहुत पुराना 60 के दशक 70 के दशक के विमान से। ऐसी परिस्थितियों में किन भावनाओं को लेकर के, किन हितों को लेकर के ऐसी टिप्पणियां आ रही, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि देश रहेगा तो राजनीति भी चलेगी, दल भी चलेंगे, सब कुछ चलेगा। आज देश पर सवाल उठ रहा है, देश की सुरक्षा पर सवाल है, देश के रणबांकुरों की सुरक्षा पर सवाल है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में पुनः हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं देश के राजनेताओं से कि कृपा करके भविष्य में बहुत अवसर मिलेंगे। आपने भी अच्छा कहा कि विकास के मुद्दे पर बात करिए, लोक कल्याण के मुद्दे पर बात करिए, आम लोगों की जिंदगी की सहूलियत के मुद्दे पर बात करिए, लेकिन देश की सुरक्षा से मत खेलिए, देश के सैनिकों की स्वाभिमान, गौरव, पराक्रम और शौर्य से मत खेलिए। ये वही सैनिक है जिनके शौर्य और बलिदान के नाते आज हम लोग रातों में भी निश्चिंत सोते हैं। मैं मानता हूं कि आपकी इस डिबेट के माध्यम से ऐसे लोगों के ऊपर शायद कुछ असर पड़ेगा और ये अपनी क्षुद्र सोच से ऊपर उठ करके इस देश के बलिदानी जत्था, जो हमारी सेना है, जिनका पराक्रम पूरी दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद भारत की तीनों लड़ाइयों में देखा गया, मैं मानता हूं कि अब वो शायद अपनी राय को बदलेंगे और देश के सामने माफी मांगेंगे, और यही जो है सही श्रद्धांजलि होगी पुलवामा के शहीदों के लिए। ठीक चंद्रभूषण भाई, नेता अपनी राय बदल ले तो ठीक है, नहीं तो मुल्क नेता बदल देता है।
सेना को अपमानित करेंगे तो जनता के दिल में जगह नहीं रहेगी। और एक बात कह के ब्रेक पर जाना है, हमारे चैनल के नीचे एक पट्टी चल रही है। आज सीमा पर जम्मू कश्मीर में गोलाबारी हमले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में हमने 4 जवान खो दिए, शहीद हो गए हमारे। वो लोग कहां हैं जो इमरान खान को शांति का पैगंबर बता रहे थे भारत में खड़े होकर? कहां हैं वो लोग जो कह रहे थे इमरान खान गांधी जी का अवतार है? कहां हैं वो लोग जो कह रहे थे इमरान खान गौतम बुद्ध का अवतार है? नरेंद्र मोदी इमरान खान को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। इमरान खान से सीखना चाहिए, लोग कह रहे थे भारत को। हो रही जो अभिनंदन वापस लौट रहे हैं अपने वतन में, क्या उसका पूरा क्रेडिट इमरान खान को देना सही है? अमिताभ जी, जब ये पूरा मामला शुरू हुआ था, अगर स्ट्राइक की बात करें तो उस वक्त जो बयान आए राहुल गांधी के, जिनके भी लगा कि चलिए इस बार मजबूती से राजनीति से ऊपर उठकर बात हो रही है, और हमने देखा भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने अपना एक असर छोड़ा। लेकिन जो ये बयान आते हैं, क्या इससे मोदी या बीजेपी कमजोर हो ना हो, लेकिन भारत का पक्ष, भारत का ये दावा कि पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवाद को पाल पोस रहा है, ये कहीं ना कहीं कमजोर जरूर हो जाता है? बहुत अच्छी बात आपने कही। भारत के मान सम्मान और भविष्य में ये चीज बहुत मैटर नहीं करती कि यहां कौन सी पार्टी मजबूत हो रही है, कौन सा नेता मजबूत हो रहा है, कौन सी पार्टी कमजोर हो रही है। पार्टियां आती जाती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं, वो कोई इतना बड़ा विषय नहीं भारत के लिए। लेकिन हां, ये बात हमने देखी खासतौर पर पाकिस्तान के संदर्भ में। भारत को विश्व के अलग अलग मंचों पर कई बार पाकिस्तान के सामने असहज स्थिति का सामना करना पड़ा, जब पाकिस्तान ने हमारे यहां के ही लोगों के वक्तव्य वहां कोट कर दिए। बिल्कुल। और कहा कि सुनिए, देखिए इनके मुख्यमंत्री क्या कह रहे, जो हम कह रहे वो ये कह रहे। उस वक्त भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लिए बड़ा मुश्किल हो जाती है, ना उगल सकता है ना निगल सकता है। क्या केजरीवाल साहब को डिसोन कर दें कि ये भारत में नहीं है? क्या ये कह दें ममता दीदी भारत में नहीं है? नहीं ना। तब बड़ी समस्या आ जाती भारत के सामने, कूटनीति की मेज पर भी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी। मिश्रा जी, एक बात मुझे लगता है यहां जरूर होनी चाहिए। अभिनंदन की बहादुरी को सलाम करते हुए कहूंगा कि अभिनंदन को आना भी चाहिए था, आते भी, और उनको लाने की हैसियत भारत की थी भी। तीनों चीजें ठीक है। अब वो आ रहे हैं, बहुत अच्छा। लेकिन जो आतंकवादी शिविरों के उन्मूलन का अभियान शुरू किया गया 26 को, वो जो एक मुहिम है, वो जो एक प्रक्रिया है, जिसको प्राइम मिनिस्टर के शब्दों में मैं कहूं कि ये पायलट प्रोजेक्ट था, मेन रियल अभी आना है। ये जिसके लिए कल आर्मी के तीनों अंगों ने, डिफेंस के तीनों अंगों के अधिकारियों ने कहा कि हम हर चीज के लिए तैयार हैं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। क्या उस मुहिम को अभिनंदन की वापसी के बाद ये तो नहीं मान लिया जाएगा कि चलो भाई मिशन पूरा हुआ? इस सवाल को अगर अभिनंदन से भी पूछा जाएगा जी, तो वो भी ये कहेगा कि नहीं, हमारी कीमत पर आप जो है इस मिशन को नहीं छोड़िए, मैं यहां रुकूंगा, आप मिशन पूरा कीजिए। ये मिशन जो लिया गया है, ये जो एक हमने कदम आगे उठाया है, ये जैश ए मोहम्मद, मसूद अजहर या एलईटी पर नहीं रुकना है। इसका हमको, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आज जैसे मोहम्मद है, कल कुछ हो जाएगा, ये अपना नाम बदलते रहते हैं, नाम और चेहरे बदलते रहते हैं। तो इसलिए इसमें हम नाम और इनकी बात नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि जब तक कि इस आतंकवाद के उन्मूलन का पाकिस्तान कोई ठोस कदम नहीं उठाता है, तब तक हमको ये मुहिम जारी रखनी होगी। बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल। बहल साहब, जो लड़ाई हमने भारत ने शुरू की थी, उस लड़ाई के बीच में एक घटना घट गई अभिनंदन की। अभिनंदन वापस आ गए, पूरा देश अभिनंदन कर रहा है, लेकिन वो मूल लड़ाई जो थी वो जारी रहना चाहिए ना?
देखिए, मैं आपको एक चीज यहां बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगा कि अभिनंदन का जो इशू है उसका कोई भी लिंक नहीं है हमारी वॉर ऑन टेररिज्म के अगेंस्ट, कोई भी लिंक नहीं है और कोई भी डील ऐसी नहीं हुई कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए बढ़ें। हमारे को पाकिस्तान के ऊपर यह बहुत जरूरी है कि जो पाकिस्तान आर्मी है, जो ये टेररिस्ट एलिमेंट्स को अपना इंस्ट्रूमेंट बनाती है भारत में टेरर प्रमोट करने के लिए, ताकि भारत का विभाजन हो सके या भारत के अंदर एक कैंसर की तरह ये फैल सके और भारत की इंटरनल इंस्टेबिलिटी की वजह से वो ब्लीड करता रहे 1000 कट से, तो उसे रोकना है। अगर उसे रोकना है तो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर प्रेशर बनाना बहुत जरूरी है और ये प्रेशर सस्टेन करना है। अगर मैं मिलिट्री की लैंग्वेज यूज करूं तो आज एक टैक्टिकल पॉज है। टैक्टिकल पॉज का मतलब है हम अब देख रहे हैं, हमने कोई बातचीत नहीं करनी पाकिस्तान के साथ, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान अब अपने अंदर से ये कैंसर को कैसे रिमूव करेगा। क्योंकि अगर आप देखिए तो पाकिस्तान के अंदर भी जब बहुत आतंकवादियों के बहुत हमले हुए हैं, जहां पे उन्होंने एक स्कूल के अंदर भी बच्चों को मारा है, लेकिन ये कैंसर तो पाकिस्तान से ही शुरू हुआ है और ये उनकी प्रॉब्लम है। और अगर कैंसर को रिमूव करना है तो कैंसर की जड़ पे जाना पड़ेगा और वो जड़ पाकिस्तान के अंदर ठीक बात है। बहल साहब समय कम है, आपने बड़ी बड़ी मौजूद बात कही, कैंसर की जड़ तक जाना पड़ेगा। चौधरी साहब, जो बेसिक मुहिम है, जो ओरिजिनल मुहिम है, वो जारी रहनी चाहिए ना, जब तक कि पाकिस्तान में स्थापित आतंकी शिविर पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाए। बिल्कुल अमिताभ जी, मैं ये कहूँगा कि असल लड़ाई जो हमारी है वो टेररिस्ट से है। जैसे कि हमारे लोगों ने जो अटैक किया है वो भी टेररिस्ट कैंप के ऊपर था, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि जो टेररिज्म है उसको कौन पाल पोस रहा है। वो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार के सय पर जो है ये टेररिज्म वहाँ पे पैदा हो रहा है, पाल पोसा जा रहा है और उसके बाद हमारे देश में जाकर के हमें नुकसान पहुँचाने के लिए भेजा जा रहा है। इसके लिए सबसे बड़ा हमारा जो एक्शन होना चाहिए वो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। अगर पाकिस्तान के साथ हमारा एक्शन पाकिस्तान को जो है जमीन पर बिठाने के लायक हो और या पाकिस्तान को उसका खामियाजा भुगतना पड़े, तो वो खुद ब खुद ये समझ जाएगा कि मुझे कहां पर रहना है। और बिल्कुल ठीक साहब, आपने बड़ी प्रैक्टिकल बात कही और ठेठ देसी बात कही। पाकिस्तान को जमीन के बल बैठाते रहो, मामला दुरुस्त रहेगा। पाकिस्तान जमीन के बल नहीं बैठेगा तो मामला गड़बड़ होगा। बहुत अच्छी बात कही और बिल्कुल देसी बात कही, इसलिए मुझे अच्छा लगा। प्रदीप सिंह जी, जो राजनीतिक बिरादरी है भारत की, वो वयस्क कब होगी? मुझे लगता भी नाबालिग है। पहला चुनाव तो 52 में हुआ और सियासत तो उससे पहले की चीज है, लेकिन अभी बालिग नहीं हुई ना। नाजुक मौकों पर नादानियां करने के उदाहरण भरे पड़े हैं। कब बालिग होंगे? प्रदीप जी। अमिताभ जी देखिए, आज दुनिया में आतंक के खिलाफ एक आम सहमति बन चुकी है। सही मौका है कि अब हम अभिनंदन का अरे तो ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, रामजीलाल सुमन, विनोद सिंह, इनको क्यों, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इनको क्यों नहीं दिखाई दे रही आम सहमति? जैसे लोग बिल्कुल 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 नहीं दिखाई। ऐसे लोगों को जल देश की आवाम खारिज करेगी, लेकिन आज जरूरत है कि हम ये तय करें कि अब मसूद अजहर को हिंदुस्तान लाना होगा, हाफिज सईद को हिंदुस्तान लाना होगा, दाऊद इब्राहिम पे हमें चर्चा करनी होगी। और अब हम रमजान के महीने में सेना की हाथ बांधेंगे। थोड़ा समय है, अब हम किसी पत्थरबाज के मुकदमे वापस नहीं लेंगे, सेना के खिलाफ एफआईआर नहीं कराएंगे। इन बातों पर भारत की राजनीति बालिग कब होगी, विस्तृत तरीके से सोचना होगा। ठीक है प्रदीप भाई। चंद्रभूषण जी, इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो बालिग कब होगी, नादानियां कब बंद होंगी? मुझे लगता है कि इसमें तो कोई संदेह नहीं कि इस देश की जनता राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व है और जब भी अवसर आया उसने अपने राष्ट्रभक्ति और परिपक्वता का परिचय दिया।
क्योंकि राजनेताओं में इस तरह के भटकाव बीच बीच में देखने को मिलते हैं जो पीड़ादायी है, और हम लोग पॉलिटिक्स में हैं, इसलिए हम लोगों के लिए शर्म की भी बात है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है, ये लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक इस धरती से आतंकवाद के एक एक निशान को हम नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे। और ये बात सही है कि इसको पोषण करने वाले, इसको न्यूट्रिशन देने वाले जो भी लोग हैं, उनको न केवल मैं कहूंगा जो बेनकाब करना है, घी शक्कर हो, ऐसा ही हो। अब जनता क्या कह रही है, जरा ये भी देख लें भाई। बिल्कुल, तो जो आज का हमारा सवाल था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस तरह से देश के अंदर से ही सवाल उठ रहे हैं, जो पूरी कार्रवाई हुई है, और इमरान खान की तारीफ हो रही है कि अभिनंदन को रिहा करके बड़ा शांति का पैगाम दिया है, क्या ये उचित है? तो ये देखिए आज के जवाब, 73% लोग मानते हैं कि उचित नहीं है, यानी कि सारा क्रेडिट इमरान खान को देकर उसे शांति दूत बताने सही नहीं है, जबकि 22% लोग इसे सही मान रहे हैं और 5% जो किसी भी तरह की राय नहीं दे पाए। अमिताभ जी, पॉलिटिकली जो बयान हमने सुने वही 22% लोग सही मान रहे हैं, 73 जी जो कह रहे हैं ये गलत है। इन 22 की समस्या है, 22% की भारत में। लेकिन भारत का बहुसंख्यक समाज ये मानता है कि देश के साथ चलने का समय है। मैं फिर दोहरा दूं, प्रदीप भाई के लिए खासतौर पर और दूसरी पार्टियों के अपने मित्रों के लिए, सैन्य अधिकारियों से इस वक्त मुखातिब नहीं हूं। अखिलेश जी प्रधानमंत्री होते तो भी अमिताभ अग्निहोत्री यही बोलता, राहुल जी होंगे तो भी यही बोलते, ममता जी होती तो भी यही बोलता। मेरी शब्द नहीं बदलते, मेरी भाषा नहीं बदलती। मैं फिर कहूंगा, प्रधानमंत्री भारत का चेहरा होता है। अशांति काल में, संकट काल में, युद्ध काल में पूरे देश को उस चेहरे के पीछे खड़ा होना चाहिए। उसका नाम कुछ हो, आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, उसकी आइडियोलॉजी से आप सहमत असहमत हो सकते हैं, वो लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन एक राष्ट्र की तरह व्यवहार करना तो सीखिए। आप पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे, जो बात इमरान नहीं बोल पाए अपनी असेंबली में, वो हिंदुस्तान में चीफ मिनिस्टर्स बोल रहे हैं, जो हिमाकत इमरान ने नहीं की। और एक बात और कह दूं, मैं इस मामले में बड़ा ब्लंट हूं। सेना में तो नहीं रहा, लेकिन मन मिजाज परमात्मा ने वैसे ही दे दिया। एक बात बहुत कह दूं, बड़ा ढोल पीटा जा रहा है कि सरकार इसका राजनीतिकरण करना चाहती है, क्रेडिट ले रही है। ले रही होगी। भारतीय जनता पार्टी भी कोई सत्यनारायण की कथा पढ़ने तो आई नहीं, चुनाव लड़ती है, पार्टी है। एक उदाहरण देके अपनी बात समाप्त कर दूंगा, शायद अभी कम लोगों के निगाह में आया होगा। 1971 में पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटा इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में इस देश की सेना ने। क्रेडिट इंदिरा जी को मिला, प्रधानमंत्री थी इसलिए। सेना को सैल्यूट मिला, श्रेय इंदिरा गांधी को मिला। इसके आगे की महत्वपूर्ण बात कहता हूं प्रदीप भाई और चंद्रभूषण जी, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1972 में इंदिरा गांधी ने देश के तमाम राज्यों के चुनाव समय से पहले करा दिए, 71 की लड़ाई का फायदा लेने के लिए। और उस 72 के चुनाव में राज्यों के इंदिरा गांधी के दस्तखत वाली एक चिट्ठी बांटी गई, जिसमें कहा गया कि 19 के अभी हाल में जो हमने जीत हासिल की है, उसका सारा श्रेय कांग्रेस के नेतृत्व को है, इंदिरा गांधी खुद को है। इसलिए हम अपील करते हैं आपसे कि ऐसी ही सरकार इन राज्यों में दो जैसी दिल्ली में है कांग्रेस, एक ही पार्टी की सरकार। तब हम महंगाई से लड़ेंगे। क्या चिट्ठी राजनीतिक लाभ नहीं था चुनाव में? इस बात को क्यों नहीं समझना चाहते? यश और अपयश किसी भी मामले का उस समय की हुकूमत के ही सिर जाता है। आप लेना चाहो तो, ना लेना चाहो तो। और मैं बड़ा हास्यास्पद मानता हूं, पुलवामा जिस दिन हुआ उस दिन कटघरे में नरेंद्र मोदी थे आपके। बालाकोट हुआ तो नरेंद्र मोदी आउट। तो क्यों? ये तो नहीं चलेगा कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। 71 की लड़ाई देख लीजिए, 65 की लड़ाई देख लीजिए,
चाइना के साथ युद्ध देख लीजिए, अपयश पंडित जी को मिला कि नहीं मिला, कृष्णा मेनन हटाए गए कि नहीं हटाए गए, उसके बाद जगजीवन राम जी को श्रेय मिला कि नहीं मिला 71 में, जगह जगह तलवारें भेंट की गई कि नहीं की गई जगजीवन बाबू को, इसमें क्या गलत है? सेना थोड़ी ना चुनाव लड़ती है, इसीलिए मैंने कहा सैल्यूट सेना को। लेकिन इस सच्चाई को भी याद रखना होगा। मैं क्यों क्रेडिट देता हूं 71 में इंदिरा गांधी को और बालाकोट में नरेंद्र मोदी को? मेरे पास एक तर्क है, क्या करना है या नहीं करना है, इसका निर्णय भारत में राजनीतिक सत्ता करती है। इसलिए उसके सिर यश और अपयश जाता है। मिशन असफल हो जाए तो गाली भी नेता को, और मिशन सफल हो तो ताली भी नेता को। ये चलन है। और ये बात कह के बात समाप्त कर दूंगा। राजनीतिक लाभ हानि के हिसाब से पाकिस्तान के इस मोहरे मत बनिए ना। आपस में टांग खिंचाई करो, पाकिस्तान के टूल नजर नहीं आए। मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मिश्रा जी बस एक सेकंड की बात, समय समाप्त करना है जी। बस एक इतने बड़े शब्द, इतने कम शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि इमरान जी शांति दूत बिल्कुल नहीं है। मसूद अजहर जो कि जाना सारी दुनिया ने देखा है कि यहाँ का एक अपराधी था जिसको विमान अपहरण करके छुड़ाया गया, उसको यदि हम वापस कह रहे हैं कि उसको आप बंद कीजिए तो उसके लिए क्या सबूत चाहिए? ये सबने देखा है। जो बॉम्बे अटैक हुआ था उसमें हमने वॉइस सैंपल दिए, सारे सबूत दिए, उसके बाद अब और क्या सबूत चाहिए? तो ये शांति दूत नहीं है। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित शाह जी, अमिताभ जी और जो भी तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इसी के साथ महाबहस में आज का।